हमारे लोगों को वो वोट का अधिकार देना नहीं चाहते थे, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अड़ गए, बड़ी मजबूती के साथ अड़ गए और उन्होंने कहा कि वोट का अधिकार केवल इनकम टैक्स पे करने वालों को नहीं, केवल बड़े जमींदारों को नहीं, केवल ग्रेजुएट को नहीं, भारत में वे रहने वाले सभी लोगों को बराबर रूप से मिलेगा, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, अमीर हो या गरीब हो, इनकम टैक्स पे करता हो या ना करता हो, सब लोगों को वोट का अधिकार मिलेगा और हर आदमी की वोट की कीमत बराबर होगी। वन मैन वन वोट, वन वोट की चोरी ईवीएम से होती है, एक वोट की चोरी अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग और माइनॉरिटी के लोगों के वोट को काट के होती है, और तीसरी वोट की चोरी फर्जी वोट बनाकर मनोवादी कई वोट डाल रहे हैं उससे होती है, और चौथी वोट की चोरी एक मकान पर, एक एड्रेस पर 80 फर्जी वोट बन जाते हैं। 80 वोट बने वो बीजेपी का कार्यकर्ता है और वहाँ 80 वोट जिनके थे कोई नजर नहीं आता है। इसका मतलब मनोवादी सोच वाले लोगों ने, आरएसएस जैसे संगठन के, बीजेपी जैसे संगठन से जुड़े लोगों ने ऐसे लाखों वोट तैयार कर भारत के अंदर इलेक्शन कमीशन को चैन से नहीं बैठने देना है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन अपने आप में सब कुछ नहीं है, खुदा नहीं है। इलेक्शन कमीशन को जो जिम्मेदारी है संविधान ने दी है, इलेक्शन कमीशन को जो पावर दी है संविधान ने दी है, और वो पावर फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव कराने के लिए दी है। आप सब जानते हैं कि हमारे समाज की जो स्थिति हजारों साल तक किस तरह की थी, और उस हजारों साल की गुलामी से बाहर निकालने के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपने 5 में से 4 बच्चों को खो दिया, अपनी जवान पत्नी माता रमाबाई को खो दिया और अपना पूरा जीवन जलाकर हमारी हजारों साल की गुलामी तोड़ी। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे वीरांगना फूलन देवी जी के साथ जिस तरह की जुल्म जाती हुई, मतलब दिल दहल जाता है सोचने मात्र से। जिसके ऊपर बीती है उसका सोचिए, हम अगर केवल मन में विचार करें तो भी दिल दहल जाता है। ऐसी विपरीत परिस्थिति में इतनी जिल्लत और इतना अपमान सहने के बाद, और जो काम उन्होंने किया वो पूरे समाज को गौरवान्वित करने वाला है, पूरे देश की महिलाओं के आत्मसम्मान को बढ़ाने वाला है। यही काम किसी स्वर्ण जाति की महिला ने किया होता तो आज भारत के लोग उसको देवी बना के पूज रहे होते। लेकिन चूंकि वो दलित समाज की, वंचित समाज की बेटी थी, तो उसको स्वर्ण लोगों ने, जातिवादी मानसिकता वाले लोगों ने डाकू का नाम दिया। अरे आपकी बहन बेटी के साथ कोई ऐसा करे आपको कैसा लगेगा? ऐसी विपरीत परिस्थिति से निकल के जो उन्होंने किया वो वास्तव में गर्व करने लायक है। लेकिन आज चिंता इस बात पे होनी चाहिए कि ये उत्पीड़न करने वाले लोगों के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं। कोई हमारे बहन बेटी की इज्जत लूट के हत्या कर देता है और हत्यारों को बहुत जल्दी जमानत हो जाती है। कोई मूंछ रखने पर हमारे युवाओं की हत्या कर देता है, कोई घड़ा छूने पर हमारे युवाओं की हत्या कर देता है, कोई मंदिर में मूर्ति छूने पर हमारे युवाओं की हत्या कर देता है। हत्या करने वाले लोगों का इतना हौसला बुलंद क्यों है? जब मैं इसकी प्रताड़ना करता हूं, जांच करता हूं, तो मुझे समझ आता है उसका कारण। उसका कारण है मनोवादी मानसिकता, मनुस्मृति पे आधारित सोच। आज सर्वोच्च न्यायालय तक में ऐसे कुछ जज बन गए हैं जिनकी मानसिकता मनोवादी सोच वाली है, जो मनुस्मृति में भरोसा करते हैं। ऐसे अनेकों जज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में हैं। ऐसे अनेकों नेता मुख्यमंत्री तक भी बन गए हैं जिनकी सोच मनोवादी, जातिवादी है, जो एक जाति विशेष को बढ़ाने का काम करती है। दलितों की हत्या करने वाले लोगों को संरक्षण देने का जो काम करते हैं, ऐसे लोग मुख्यमंत्री बन गए हैं, ऐसे लोग मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं, ऐसे लोग एसएसपी बन गए हैं, ऐसे लोग डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीजीपी बन गए हैं। यानी जब पूरा का पूरा शासन तंत्र मनोवादी विचारधारा को पालने पोसने में लगा हो,
जब पूरा मनवादी सोच वाला तंत्र पूरे देश की सत्ता पर काबिज हो गया हो, जब ऐसी मनवादी सोच वाला तंत्र पूरे देश की केवल वोट की चोरी नहीं, पूरे चुनाव को ही चोरी कर ले, उसके बाद सामाजिक न्याय होगा कैसे? कैसे सामाजिक न्याय होगा? आपने अनेकों बार देखा होगा, अनेकों ऐसे वीडियो देखे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा व्यक्ति फर्जी वोट डाल रहा है, उसकी वीडियो बना रहा है, फिर वो दूसरी फर्जी वोट डाल रहा है, फिर वीडियो बना रहा है, फिर वो तीसरी फर्जी वोट डाल रहा है। ऐसे करके 5-6 फर्जी वोट डालता है, वीडियो बनाता है और वीडियो को सोशल मीडिया पे डालता है। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन की खामोशी देखने लायक है। ऐसे भी कई एग्जाम्पल आए हैं कि बहुजन समाज पार्टी का कोई नेता चुनाव लड़ा है, उसका लंबा चौड़ा परिवार है, लेकिन उसके अपने बूथ पर उसका एक भी वोट नहीं निकलता। उसका वोट चला कहाँ गया? हो सकता है रिश्तेदार किसी प्रभाव में आ गए हो, तो उसकी पत्नी और बच्चों का वोट कहाँ गया? हो सकता है बच्चे और पत्नी भी पति से चिढ़ते हो, तो उसका खुद का वोट कहाँ गया? इसका मतलब वोट की चोरी कई तरीके से हो रही है। एक वोट की चोरी ईवीएम से होती है, वोटिंग मशीन से होती है। एक वोट की चोरी अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और माइनॉरिटी के लोगों के वोट को काट के होती है। और तीसरी वोट की चोरी फर्जी वोट बनाकर मनवादी कई वोट डाल रहे हैं, उससे होती है। और चौथी वोट की चोरी एक मकान पर, एक एड्रेस पर 80-80 फर्जी वोट बन जाते हैं। और जब वहां जाके जांच की जाती है तो पता चलता जिसके एक कोठड़ी में 80 वोट बने वो बीजेपी का कार्यकर्ता है, और वहां 80 वोट जिनके थे वो कोई नजर नहीं आता है, लेकिन वो वोट डालते हैं। इसका मतलब मनोवादी सोच वाले लोगों ने, आरएसएस जैसे संगठन के, बीजेपी जैसे संगठन से जुड़े लोगों ने ऐसे लाखों वोट तैयार कर दिए हैं, जिनको जिस राज्य में चुनाव होता है वहां ले जाकर चुनाव में वोट डलवाने के लिए उनकी वोट बनवा दी जाती है, और फिर पूरे के पूरे चुनाव को ही चोरी कर लिया जाता है। अभी आपने देखा होगा भारत के विपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने जिस तरह खुलासा किया कि किस तरह पूरे आपके वोट की चोरी हो रही है, किस तरह पूरे चुनाव को चोरी करके देश के अंदर सरकार बन गई। क्योंकि जिन लोगों ने नारा दिया था अब की बार 400 पार संविधान बदलना है, ये तो अम्बेडकर वादियों को सैल्यूट करना चाहिए, इस देश के दलित, पिछड़े, वंचित वर्ग को सैल्यूट करना चाहिए, इस देश के माइनॉरिटी को सैल्यूट करना चाहिए, जिन लोगों ने उनको सबक सिखाने का काम किया और उनको 169 सीट पर रोक दिया। अब आप कहेंगे 169 नहीं है, वो तो 240 है। अरे भाई वास्तव में तो 169 ही थे, बाकी तो इलेक्शन कमीशन, सारे डीएम और जो बाकी का उनका शासन तंत्र है उसकी मदद से और ईवीएम की मदद से वो लोग 240 तक पहुंचे हैं। क्योंकि जहां जहां हम देख रहे हैं कि वोट की चोरी खुलेआम हो रही है। आपको पता है महाराष्ट्र का जो चुनाव हुआ था, लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और उसका गठबंधन एनडीए की कितनी कम सीटें लोकसभा में आई, और पिछले लोकसभा चुनाव से लेके इस बार के लोकसभा चुनाव 2024 तक 5 साल में केवल 32 लाख नई वोट बने। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद 5 महीने के अंदर विधानसभा चुनाव आते आते लगभग 1 करोड़ फर्जी वोट बन गए। वो वोट कहां से आए? 5 साल में 32 लाख और 5 महीने में 1 करोड़ के आसपास वोट। ये वोट की चोरी आखिर कर कौन रहा है और ये वोट की चोरी करवा कौन रहा है? आज आपको समझना पड़ेगा। जब भी इस तरह की बात आती है वोट की चोरी की, ईवीएम की, जब खुलासा होता है उस खुलासे के खिलाफ अक्सर आप देखते होंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते हैं कि आप कोर्ट जाओ। आप कोर्ट क्यों नहीं जाते? तो मैं बताता हूं हम कोर्ट क्यों नहीं जाते। क्योंकि कोर्ट के अंदर भी मनोवादी मानसिकता वाले जजों की संख्या बढ़ गई है। कई एग्जाम्पल आपने देखे होंगे। आपने राजस्थान का भंवरी देवी वाला केस देखा होगा, जिसमें भंवरी देवी के खिलाफ सामूहिक बलात्कार हुआ, और सामूहिक बलात्कार के केस के अंदर जब कोर्ट में केस चला तो बाद में हाई कोर्ट ने मुलजिमों को यह कह के बरी कर दिया कि मुलजिमान स्वर्ण जाति के थे और पीड़िता दलित जाति की अछूत समाज से थी। स्वर्ण जाति का आदमी अछूत समाज की बेटी को छू ही नहीं सकता, इसलिए बलात्कार का सवाल ही पैदा नहीं होता। इतनी थर्ड क्लास घटिया
सोच जिस जज की हो और उसने दरिंदों को बाइज्जत बरी कर दिया, ऐसे कोर्ट के जज से क्या आप न्याय की उम्मीद करेंगे क्या? जो जातिवादी सोच वाला जज है, जो इसीलिए उसको बरी कर रहा है जिसने बलात्कार किया है, चूंकि वो स्वर्ण जाति का है और ग्राउंड देता है कि लड़की अछूत समाज से थी, उसको तो छू ही नहीं सकता, ये कह के बरी करता है। ऐसी सोच वाले जज से हम न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते। दूसरी बात, दूसरा एग्जाम्पल अभी जून के महीने का उड़ीसा का है। उड़ीसा में एक गांव के अंदर माइनिंग हो रही थी। उस माइनिंग के खिलाफ दलित समाज के लोगों ने धरने प्रदर्शन किए, तो पुलिस ने दबाव डालकर झूठा केस बनाकर उन्हें जेल में डाल दिया। जेल में डालने के बाद हाई कोर्ट ने जब जमानत दी, तो जमानत देते वक्त एक्यूज पर यह शर्त लगा दी कि एक्यूज वहां संबंधित थाने में 3 महीने तक सुबह 6 बजे से 9 बजे तक झाड़ू और पोछा लगाएगा और साफ सफाई करेगा, चूंकि वो दलित समाज का था। और हाई कोर्ट का जज जातिवादी मानसिकता के तहत इस तरह जातिवादी जजमेंट दे रहा है, जमानत में शर्त लगा रहा है, और वो पुलिस को ड्यूटी दी। पुलिस का काम है उसको फिनाइल, पोछा और झाड़ू मुलजिम को अवेलेबल कराएगा। तो जहां जज की मानसिकता जातिवादी हो, उस जज से क्या आप न्याय की उम्मीद करेंगे? अगर आज हम कोर्ट चले जाएं तो पता लगेगा 5 साल निकल गए, लेकिन कोर्ट से कोई निर्णय आने वाला नहीं है। बीजेपी इस बात को अच्छे से जानती है कि उनकी विचारधारा के लोग भी जज बन गए हैं, और वहां जैसे ही जाएंगे तो वो पूरा उस मैटर को इतना लोग प्रोलॉन्ग कर देंगे, 5 साल तक भी जजमेंट नहीं आएगा, और आएगा तो मनुवादी सोच वाला आएगा। तो ऐसे कोर्ट के ऊपर भरोसा करने की बजाय हम जनता पे भरोसा करते हैं। भारत की जनता सबसे ऊपर है, जनता से ऊपर ना कोई जज है, ना कोई वकील है, और ना ही कोई नेता है, ना ही कोई सांसद है, ना ही कोई मंत्री है, ना कोई मुख्यमंत्री है, ना प्रधानमंत्री है, ना राष्ट्रपति है। कोई भी व्यक्ति देश की जनता से ऊपर नहीं है। देश के संविधान ने जनता को ताकत दी है, और जनता को भी ये पता होना चाहिए कि चाहे कोई कितना ही बड़े से बड़ा नेता हो, MP हो, MLA हो, मंत्री हो, SSP हो, DM हो, सब जनता के सेवा के पब्लिक सर्वेंट हैं। उनकी जिम्मेदारी जनता की सेवा करनी है, कि वो जनता के मालिक बनने की कोशिश ना करें। अगर ये अफसर, ये SHO, DM, SSP अगर जनता को हटकारें, धमकारें, इसलिए धमकारें क्योंकि वो संविधान के खिलाफ जाके मालिक बनने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि असल में संविधान ने उनको जनता की सेवा की जिम्मेदारी दी है। तो इस लड़ाई को तो लड़ना पड़ेगा, इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बड़े मुश्किल से हमारे लोगों को वोट का अधिकार दिलवाया। जब इस बात पे चर्चा शुरू हुई थी कि वोट का अधिकार किसको मिलना चाहिए, तो ज्यादातर लोग वोट का अधिकार केवल इनकम टैक्स को देने के फेवर में थे, या जो बड़े जमींदार हैं उनको देना चाहते थे, या जो ग्रेजुएट हैं उनको देना चाहते थे। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सोचा कि मनुस्मृति में हमारे लोगों के पढ़ने पर धार्मिक बंदिश थी, व्यापार करने पर धार्मिक बंदिश थी, संपत्ति रखने पर धार्मिक बंदिश थी। तो मनुस्मृति की वजह से हमारे लोग ना ग्रेजुएट बन पाए, ना वो प्रॉपर्टी के मालिक बन पाए, ना जमींदार बन पाए, ना वो बिजनेसमैन बन पाए, इसीलिए वो लोग इनकम टैक्स पे भी नहीं बन पाए। इसका मतलब हमारे लोगों को वो वोट का अधिकार देना नहीं चाहते थे। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अड़ गए, बड़ी मजबूती के साथ अड़ गए, और उन्होंने कहा कि वोट का अधिकार केवल इनकम टैक्स पे करने वालों को नहीं, केवल बड़े जमींदारों को नहीं, केवल ग्रेजुएट को नहीं, भारत में वे रहने वाले सभी लोगों को बराबर रूप से मिलेगा, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, अमीर हो या गरीब हो, इनकम टैक्स पे करता हो या ना करता हो, सब लोगों को वोट का अधिकार मिलेगा, और हर आदमी की वोट की कीमत बराबर होगी। 1 मैन 1 वोट 1 वोट 1 वैल्यू। और इसी के ऊपर माननीय कांसीराम साहब ने कहा था, अपनी वोट की इस तरह रक्षा करो जिस तरह अपनी बहन बेटी की इज्जत की रक्षा की जाती है। लेकिन आज चुनाव आयोग खुद वोट चोर हो गया, या वोट चोरी करने वाले के साथ हो गया। आज हमारी आपकी सबकी वोट की चोरी हो रही है, तो हम लोग शांत क्यों हैं? क्या आप अपनी वोट की रक्षा नहीं करोगे? जिस तरह आप अपनी बहन बेटी की इज्जत की रक्षा करनी चाहिए, बाबा साहब ने भी कहा, माननीय कांसीराम साहब ने भी कहा, उसी तरह अपनी वोट की चोरी की भी रक्षा करो, वोट को चोर मत होने दो। लेकिन आज तो सरकारें वोट चोरी करवा रही हैं, तो इसके खिलाफ मजबूती के साथ एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। बहुत जल्दी आह्वान करेंगे
पूरे भारत के अंदर इलेक्शन कमीशन को चैन से नहीं बैठने दे रहा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन अपने आप में सब कुछ नहीं है, खुदा नहीं है। इलेक्शन कमीशन को जो जिम्मेदारी है संविधान ने दी है, इलेक्शन कमीशन को जो पावर दी है संविधान ने दी है, और वो पावर फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव कराने के लिए दी है। लेकिन फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव कराने की बजाय इलेक्शन कमीशन वोट की चोरी करने वालों के साथ खड़ा हो जाता है। जिस चोरी का जवाब इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए, उसका जवाब बीजेपी के नेता दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आप वोट क्यों नहीं, आप जो वोट क्यों नहीं जाते, आप एफिडेविट दाखिल क्यों नहीं करते। अरे पूरा देश चाह रहा है कि हमारी वोट की चोरी बंद होनी चाहिए, हमारी वोट की रक्षा होनी चाहिए। पूरा देश के लोग कह रहे हैं हमारी वोट की चोरी हो रही है, पूरे देश के लोग कह रहे हैं हमें ईवीएम पे भरोसा नहीं है, हमें बैलेट पेपर से चुनाव चाहिए। तो फिर इलेक्शन कमीशन और ये कुछ जज मिलके आखिर क्यों ईवीएम पे ऊपर इतना जोर दे रहे हैं? क्यों वो बैलेट पेपर वापस लाने के लिए तैयार नहीं है? अरे ये वोटर की मर्जी है, वो किस चीज तरीके से वोट दे। सरकार जनता को चुननी है, क्योंकि संविधान ने जनता को वोट का अधिकार दिया। अगर हमें डाउट है, हमें भरोसा नहीं है ईवीएम मशीन के ऊपर, हम चाहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, तो मैं पूछना चाहता हूं इलेक्शन कमीशन क्यों इतनी जिद पैदा है, सुप्रीम कोर्ट क्यों इतनी जिद पैदा है? जब बड़े बड़े देश, जो विकसित देश है, अमेरिका जैसे देश, फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड जैसे देश, जब वो अपने यहाँ ईवीएम से चुनाव पे भरोसा नहीं करते, जापान ईवीएम पे भरोसा नहीं करता, जब वो लोग बैलेट पेपर पे भरोसा करते हैं, बैलेट पेपर से चुनाव कराते हैं, और भारत के भी 90% लोग चाहते हैं बैलेट से चुनाव हो, ईवीएम से ना हो, तो आखिर फिर कौन सी मजबूरी है? क्यों इलेक्शन कमीशन, क्यों सारे जजेज ईवीएम के ऊपर जोर दे रहे हैं? क्यों जनता की भावनाओं की कदर नहीं की जा रही है? क्यों जनता की भावनाओं को इग्नोर किया जा रहा है? इसलिए ये लड़ाई हमारे आने वाले बच्चों के भविष्य की है। क्या आप अपने बच्चों को फिर से गुलाम देखना चाहते हैं? अगर आप गुलाम नहीं देखना चाहते तो इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। कई तरह के हमले हमारी आजादी पे हो रहे हैं, कई तरह के हमले हमारे अधिकारों पे हो रहे हैं। केवल हमारी वोट की चोरी नहीं हो रही, बड़ी मुश्किल से पढ़ने का मौका मिला था, लेकिन उन्होंने लगभग पिछले 15 से 20 सालों में लगभग 2 लाख सरकारी स्कूल बंद कर दिए। मैं पूछना चाहता हूं, क्या देश में जनता कम हो गई है? क्या देश की जनसंख्या कम हो गई है? जनसंख्या बढ़ रही है। स्कूल और ज्यादा खुलने चाहिए थे, लेकिन सरकारों ने स्कूलों को मर्जर के नाम पे बंद कर दिया है। प्राइवेट स्कूल खुलते जा रहे हैं, सरकारी बंद हो रहे हैं। प्राइवेट में पढ़ाई का खर्चा इतना महंगा है कि 99% SC, ST, OBC के बच्चे, माइनॉरिटी के बच्चे, वो प्राइवेट पब्लिक स्कूलों का खर्चा नहीं उठा सकते। और स्कूल को छोड़िए, अगर कॉलेज की बात करें तो 5 साल का NLU से लॉ की डिग्री करने के लिए कम से कम 25 लाख रुपया चाहिए। सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज से 4 साल की डिग्री करने के लिए कम से कम 15 से 20 लाख चाहिए। मैनेजमेंट की डिग्री IIM से करने के लिए कम से कम 30 लाख रुपया चाहिए। SC, ST, OBC, माइनॉरिटी के लोग तो 98 से 99% ऐसे हैं जिनके पूरे परिवार की इनकम को अगर जोड़ दें तो पूरे परिवार की इनकम 5,000 रुपये से 20,000 रुपये महीने के बीच है। तो क्या ऐसे परिवार के बच्चे अपने बच्चे को इन 25 लाख 20 लाख की डिग्री कराने का खर्चा उठा सकते हैं क्या? यानी कि आपकी पढ़ाई का रास्ता खुद सरकारों ने बंद कर दिया, साजिश के तहत बंद कर दिया। और दूसरी तरफ जो हमारे लोग नौकरी में आ जाया करते थे, ज्यादातर लोग तो 4th क्लास की नौकरी में आते थे, 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट को पूरी तरह आउटसोर्स करके ठेके पे दे दिया। 5th पे कमीशन ने 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट को पूरी तरह आउटसोर्स करके ठेके पे दे दिया, आपकी नौकरी के रास्ते बंद कर दिए। लेटरल एंट्री भी ले आए अब, और जितने PSU थे सारे PSU भेज दिए, एयर इंडिया भेज दिया, बंदरगाह भेज दिए, एयरपोर्ट भेज दिए, ITDC के होटल भेज दिए, बैंक भेज दिए, इंश्योरेंस कंपनी भेज दी, पेट्रोलियम कंपनी भेज दी, गैस कंपनियां भेज दी, आधे से ज्यादा रेलवे भेज दिया। धीरे 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 जो सैकड़ों PSUs कांग्रेस के टाइम पर बने थे, वो सारे PSUs जिन्होंने खत्म कर दिए। तो आपके तो नौकरी के रास्ते भी बंद और आपके पढ़ाई के रास्ते भी बंद। अब आपके बच्चों का भविष्य क्या होगा? आप लोग बनते रहो MP MLA, बनते रहो मंत्री, और मंत्री बनकर अपने अपने पार्टी के गुलाम बन जाओ। इस समाज के हितों की रक्षा कौन करेगा? जब ये सब कुछ चल रहा था, जब सारा आउटसोर्स ठेकेदारी प्रथा चल रही थी, क्या तब हमारे सांसद विधायक नहीं थे? तब हमारे मंत्री नहीं थे? लेकिन तब तो वो गुलाम होकर मुंह को बंद करके संसद के अंदर बैठ गए। उस वक्त अगर वो संसद में आवाज उठाए होते, उस वक्त अगर वो विधानसभाओं में लड़े होते, तो हमारे बच्चों का ये भविष्य बर्बाद ना होता। फिर से गुलामी हमारे बच्चों की तरफ तेजी से बढ़ रही है। लेकिन और इसके साथ साथ अब वोट की चोरी, चुनाव की चोरी, इस लड़ाई को हमें लड़ना पड़ेगा।
और हम बहुत जल्दी कॉल करने वाले हैं इन तमाम मुद्दों पर एक लंबे टर्म की एक पॉलिसी बनाकर पूरे देश में एक जन आंदोलन बनाना पड़ेगा। ये जन आंदोलन केवल संविधान की रक्षा के लिए नहीं होगा, ये जन आंदोलन केवल आपकी वोट की रक्षा के लिए नहीं होगा, ये जन आंदोलन आपके बच्चों को दोबारा से गुलाम बनने से रोकने के लिए भी होगा। हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।